2.5 लाख से अगर 1 रुपया भी अधिक होता है स्टूडेंट, इस वर्ड को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2.5 लाख से अगर 1 रुपया भी अधिक होता है तो सरकार उस 1 रुपया पे, किस पे, उस 1 रुपया पे भी आपसे टैक्स वसूल कर लेगा। कैसे वसूल करेगा? तो रामू चाहता है कि थार में घूमूं, लेकिन सरकार कहता है कि थार में घूमने के लिए सबसे पहले कि सर अब तो हमें मिल गया की पॉइंट, हमें मिल गया है चाबी, अब चलिए छोड़ के चलते हैं आपके वीडियो लेक्चर को, तो जाइए और लगाइए 10 लाख के ऊपर 30%, तो 12 लाख का 30% हम निकाल देंगे, हो गया टैक्स का करना। तो ऐसा नहीं होता स्टूडेंट। अगर आप सोचिए 12 लाख का 30% अर्थात 3,60,000 आप खुद टैक्स के रूप में दे देंगे तो बचाएंगे क्या? जरा सोच के देखिए। तो ऐसा नहीं होता है टैक्स का कैलकुलेशन। कैसे होता है एक एक करके समझेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ्स स्पार्टन पे। डीसी मैथ्स स्पार्टन जो आपको प्रोवाइड कर रहा है आपके क्लास 10 मैथ्स का सोल्यूशन, वो भी आपके अपने लैंग्वेज हिंदी में। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका टैक्सेशन। पहले टॉपिक को हमने बड़े ही आराम से किया है, सारे क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया है। अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आई बटन पे लिंक आपको मिल जाएगा, जहां पे हमने सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाता अर्थात आपके जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है और आपके जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है उन पर बेस्ड क्वेश्चन हमने कर लिया है, काफ़ी आराम से किया है, बहुत ही मज़ेदार वो एक्सरसाइज रहा है। आज हम बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इस टैक्सेशन को कि आखिर टैक्सेशन है क्या। तो आज जो हम बात करेंगे स्टूडेंट, ये कुछ मुख्य बिंदु है जिन पर हम बात करेंगे, क्योंकि टैक्सेशन का एक ऐसा सवाल है जो लेके टैक्सेशन कुछ ऐसे सवाल को लेके आता है जिसको बच्चे देखते ही बनाने से दूर भागते हैं, बनाने से दूर हो जाते हैं, वो स्टार्ट ही नहीं करते। कुछ ही बच्चे होंगे जो उसको मज़े लेकर बनाते होंगे। तो मेरा प्रयास रहेगा और मैं ये यकीन दिला सकता हूँ कि अगर आपने वीडियो लेक्चर पे अपना समय दे दिया, क्योंकि कुछ मुख्य पहलुओं हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जैसे कि टैक्स स्लैब क्या है, फाइनेंशियल ईयर क्या है, और साथ ही साथ इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं जिनको अगर आपने सीख लिया, समझ लिया, तो मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा स्टूडेंट जो आपसे ना बने। चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसमें। तो इसके साथ साथ आपको ऊपर में दिखाई दे रहा होगा रामू की कहानी। तो रामू जो है कुछ कमाता है, कुछ थोड़ा बहुत धन कमाता है, लाख रुपया एक महीने का कमाता है, थोड़ा बहुत कमाता है, 1 लाख रुपये एक महीने का कमाता है। इससे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी बात को, साथ दीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा और सब पहलुओं को आपको समझा दूंगा मैं। तो मैं कह रहा हूं कि रामू का जो इनकम है, मंथली इनकम जो है वो कितना है, मासिक आय जो है वो आपका 1 लाख रुपए महीना है, 1 लाख रुपया है। चलिए बिल्कुल ठीक ठाक कमा लेता है, इससे तो घर परिवार चल जाएगा। इससे आप ईयरली कितना हो जाएगा, ईयरली इनकम, सालाना आय जो हो जाएगा वो सर 12 से गुणा कर दीजिए तो 12 लाख रुपए आ जाएगा, 12 लाख रुपए आ जाएगा, है ना। बिल्कुल आराम से गणित है। 2 वर्ड मैंने यूज़ किया, अगर आप ध्यान दें तो एक है सालाना अर्थात वर्ष, एक है वर्ष जो मैंने यूज़ किया, और दूसरा है सालाना आय अर्थात आय। तो आय पर लगने वाला कर ही आपका आयकर है। अब आय पर लगने वाला कर कैसा होगा, साल भर आप जितने भी सोर्स होंगे आपके, उससे जो आप कमाएंगे स्टूडेंट, आपका जो इनकम होगा उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन टैक्स लगेगा कैसे आखिर? तो लगने के लिए आपको टैक्स स्लैब जानना जरूरी है। टैक्स स्लैब अगर आप जान गए तो आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूटे। फिर हम जानते हैं कि हमारे देश में बड़े बड़े दानी हैं, हमेशा दान के बारे में पढ़ते रहते हैं, न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे हम देखते हैं, तो हम देखते हैं और ताली बजाते हैं, वाहवाही करते हैं, लेकिन इसके पीछे भी कुछ गणित है। कितना दान तो करते हैं तो कुछ तो होगा ना गणित, उस गणित को भी समझेंगे कि आखिर वो दान करते हैं तो उनसे उसको क्या लाभ मिलता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे चलकर हम बात करेंगे, याद रखिएगा, वर्ष और आय, ये कोई मामूली वर्ष नहीं है। और आय को हमने समझ लिया, आय पर लगने वाला जो टैक्स होगा वही क्या होगा, आपका आयकर होगा। इनकम पे लगने वाला टैक्स इनकम होगा। कैसा इनकम, पूरा ईयरली जो होगा वो, बार बार मैं वर्ष पे ध्यान देना है आपको। तो फिर आगे बढ़ते हैं, पैन। अब सरकार जानेगा कैसे कि आपका इनकम कैसे है, कितना है। मैंने तो बड़े चालाकी से इस बैंक में भी, फलाने में भी, ढेमका में भी, सब में क्या कर लिया है, अकाउंट खुलवा लिया है और सब में अलग अलग उनके क्राइटेरिया के हिसाब से पैसा डाल दिया है सरकार से छुपा के। तो ऐसा नहीं होता है। आप कितने भी अकाउंट खोलें, आप कितने भी अकाउंट ओपन करें कहीं भी, लेकिन आपको एक कार्ड, पैन कार्ड आवश्यक रूप से वहां लगाना होता है, लिंक कराना होता है स्टूडेंट। तो पैन कार्ड का सबसे पहले हम समझते हैं, पैन कार्ड का अर्थ होता है आपका, पैन कार्ड का अर्थ है आपका परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर क्या, स्थाई खाता
स्थायी खाता संख्या, बिल्कुल सभी पहलुओं को हम एक एक करके देखेंगे। स्थायी खाता संख्या, और यहाँ मैं ये भी बता दूं कि अगर आपको इसके बाद नहीं समझ आता स्टूडेंट तो आप कमेंट करिए कि सर ये पहलू समझ नहीं आए, इसको और समझाइए, हमें समझना है। और इसको अगर सरलता से समझना है तो सरलता से समझेंगे कहिए, और डीप में जाना है तो वो इसके लिए भी मैं तैयार हूँ। तो चलिए, ये होता है आपका स्थायी खाता संख्या, क्या? परमानेंट अकाउंट नंबर। तो परमानेंट अकाउंट नंबर एक यूनिक होगा, बिल्कुल, मतलब कि देश भर में किसी का नहीं होगा स्टूडेंट, देश भर में किसी का नहीं होगा, केवल और केवल आपका होगा। बिल्कुल यूनिक सा रहता है आपका भी। आप अपने पेरेंट्स का जरूर देख सकते हैं, आपके पास वो कार्ड होगा तो घर पे होगा तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो परमानेंट अकाउंट नंबर ये खाते से लिंक होगा। इसका मतलब है कि आप जितने चाहे उतने आप, भले ही आप खाता खोल के रखे हों, लेकिन आपका जो ये परमानेंट अकाउंट नंबर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देगा कि सबको मिलाकर आपका इनकम कितना आया है, उसके अनुसार वो आपको टैक्स लगा सकती है। चलिए, फिर एक वर्ड आ रहा है टेन। तो टेन का अर्थ होता है आपका टेम्पररी अकाउंट नंबर। चलिए, ये सही लिखा है या गलत, थोड़ा सुधार लीजिएगा इसको, इस पर शंका है मुझे। चलिए, तो ये होता है आपका अस्थाई खाता संख्या। अस्थाई खाता संख्या, तो अस्थाई खाता संख्या मतलब कि नाम से स्पष्ट है, अस्थाई रहेगा आपका, परमानेंट नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम जानना चाहेंगे कि फाइनेंशियल ईयर। अब आ गए आपके सीखने वाली बारी कि फाइनेंशियल ईयर आखिर क्या होता है। हमने समझ लिया पैन कार्ड, हमने समझ लिया टैन कार्ड, अब बारी आता है फाइनेंशियल ईयर की, जो कि मैंने बार बार आपके लिए यूज किया है इस वर्ड को कि ईयर वर्ष। तो आपको समझना इस फाइनेंशियल ईयर के स्टूडेंट, ये होता है आपका कि जैसे कि ये 2023 है, ये 2023, इस 2023 के 1 अप्रैल से, क्या 1 अप्रैल से जो आपके नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का जो ये टाइम पीरियड है, ये जो ड्यूरेशन है, वो कहलाता है फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब आप जनवरी में कमा रहे हैं और जनवरी से दिसंबर आपका 1 साल नहीं होगा, उसका इनकम आपका नहीं होता, वो टैक्स स्लैब में नहीं आता। टैक्स स्लैब में क्यों आता है? टैक्स किसमें गणना की जाती है? आपके फाइनेंशियल ईयर में, जो कि होता है वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2023 से आपका जैसे कि अगले साल 31 मार्च 2024, इस बीच में जो आपको टैक्स देना होगा, किस पर? जो आप कमाएंगे उस पर आप देंगे, इस बीच में जो कमाएंगे उस पर देंगे। तो फाइनेंशियल ईयर हमने समझ लिया। ये क्यों समझा रहे हो सर आखिर? तो समझाने का एक मुख्य कारण है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता होगा यहाँ से जो पैटर्न है वो क्या है, 1 + 1 + 5, 1 + 1 + 5, मतलब सर कि 2 मार्क्स के, 1 मार्क्स वाले कितने आएंगे आपके? 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, तो 2 मार्क्स के आपको तैयार तो करना पड़ेगा ना। तो ये क्वेश्चन आपका अक्सर पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, या फिर ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है ये पूछा जाएगा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब हमने जान लिया कि ये जो होगा कमाई वो नॉर्मल नहीं, ये हो जाएगा आपका वित्तीय वर्ष में कमाई। तो वित्तीय वर्ष में इसका कमाई जो होगा वो कितना है? 12 लाख रुपए है। अब 12 लाख रुपए है तो इसमें टैक्स की गणना कैसे करना है, आइए समझते हैं कुछ मुख्य बातों को कि टैक्स स्लैब क्या होता है, आखिर गणना कैसे होगा। ये अगर आप समझ लिए तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। सो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इस टैक्स स्लैब को कि क्या है ये और किन बातों का हमें ध्यान रखना है टैक्स की गणना करते समय। सो चलिए, आई स्टूडेंट, अब हम समझने वाले हैं वीडियो लेक्चर के उस इंपॉर्टेंट पार्ट को जहां पर हम देखने वाले हैं कि आखिर टैक्स की गणना कैसे की जाएगी। ये वो पार्ट है जहां पे आप सीखेंगे कि आखिर किसी भी टैक्स में जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें जो आपका इनकम होता है, टोटल इनकम, उस पर टैक्स की गणना कैसे की जाती है। अब आप इसको देखकर कहेंगे कि सर अब तो हमें मिल गया की पॉइंट,
हमें मिल गया है चाबी। अब चलिए छोड़ के चलते हैं आपके वीडियो लेक्चर को। तो जाइए और लगाइए 10 के ऊपर 30%। कहने का अर्थ है कि अगर आप इस टैक्स स्लैब को समझ लेते हैं कि टैक्स की गणना आखिर कैसे की जाती है, तब आप सही से कैलकुलेट कर पाएंगे स्टूडेंट। जैसे कि यहाँ पे दिख ही रहा है कि रामू की जो है टोटल इनकम, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में जो उनका इनकम है 12 लाख रुपए है। अब आप कहेंगे कि सर 10 लाख से ऊपर आपने 30% लिखा है और परसेंटेज निकालना तो हमें आता है, तो 12 लाख का 30% हम निकाल देंगे, हो गया टैक्स का गणना। तो ऐसा नहीं होता स्टूडेंट। अगर आप सोचिए 12 लाख का 30% अर्थात 3,60,000 आप खुद टैक्स के रूप में दे देंगे तो बचाएंगे क्या? ज़रा सोच के देखिए। तो ऐसा नहीं होता है टैक्स का कैलकुलेशन। कैसे होता है एक एक करके समझेंगे। तो ये रहा 12 लाख रुपए इनका। अब रामू की कहानी, रामू की कहानी में एक और है कि रामू चाहता है कि थार में घूमूं, लेकिन सरकार कहता है कि थार में घूमने के लिए सबसे पहले उसके लिए रोड टैक्स दे, मतलब कि रोड अच्छा होना चाहिए। तो पहले टैक्स पटा, फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में तुम थार में घूमने लेना। तो रामू कहता है कि सर आखिर मैं टैक्स कैसे दूंगा। तो आइए समझते हैं कि टैक्स की गणना कैसे की जाती है। तो 12 लाख रुपए टोटल इनकम है, ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल ईयर में। स्लैब है आपका 2015-16 के हिसाब से, आपके बुक का ही मैंने लिया है। 2,50,000 अर्थात 2.5 लाख रुपए तक नील है। मतलब कि सरकार का कहना है तुम कितना भी कमाओ, अगर 2.5 लाख रुपए आपने कमाया है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कब का है? 2015-16। अभी की स्थिति का ज्ञान मुझे नहीं है ना, अभी की स्थिति का नहीं है। आपके जो सिलेबस है वो किस पे बेस्ड है, 2015-16 का उदाहरण दिया है, उस पर ही मैं ये आपको बना के दिखाने वाला हूँ। तो 2.5 लाख रुपए तक कोई नहीं, मतलब 0% आपका टैक्स लगने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टैक्स नहीं। 0% मतलब क्या? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिर 2.5 लाख से अगर 1 रुपया भी अधिक होता है स्टूडेंट, इस वर्ड को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2.5 लाख से अगर 1 रुपया भी अधिक होता है तो सरकार उस 1 रुपया पे, किस पे? उस 1 रुपया पे भी आपसे टैक्स वसूल कर लेगा। कैसे वसूल करेगा? तो 2.5 लाख से 5 लाख तक, 2.5 लाख से 5 लाख अर्थात 2.5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए, इसके बीच जितना भी आपका होगा, इसके बीच की राशि, तो उस पर 10% लगेगा, उस पर 10% लगेगा। मान लीजिए आप 2.5 लाख से ऊपर है ना, 2,90,000 रुपए क्या कर रहे हैं, आपका इनकम है, तो 2.5 लाख रुपए पर तो नहीं लगेगा। लेकिन जो 40,000 रुपए आपका बच गया, उस 40,000 का 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा। कैलकुलेशन के थ्रू समझेंगे, पहले स्लैब समझ लेते हैं। फिर 5 लाख से 10 लाख के लिए 20%, वैसे ही 10 लाख से ऊपर जब होगा आपका तो कितना देना पड़ेगा? 30% देना पड़ेगा। फिर से चलिए समझ लेते हैं अब। तो ये रहा मेरा 12 लाख रुपए टोटल उसको कहा जाता है आपका सकल आय। वर्ड्स भी आप ध्यान रखेंगे, सकल आय अर्थात ग्रॉस इनकम आपका वो कहलाता है। कितना है आपका? 12 लाख रुपए, 50 ऐसे लगा दीजिए, 12 लाख रुपए। चलिए 12 लाख रुपए लग गया, 12 लाख, बहुत अच्छा बात है। सकल आय ग्रॉस इनकम। अब टैक्सेशन कैसे होगा, इसमें टैक्स की गणना चलिए देखते हैं। तो पहली बात आपको याद रखना है, ए का कहना है कि इस पर जो 2.5 लाख रुपए तक कोई कर नहीं। तो 2.5 लाख रुपए तक कोई कर नहीं, मतलब कि ये लिखेंगे 2.5 लाख पर, है ना, 2.5 लाख पर कर बराबर 0%। इसलिए कितना हो जाएगा, ये कर जो होगा वो 0 रुपए हो जाएगा। कर जो होगा आपका, टैक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0 रुपया हो जाएगा। चलिए अब ये 2.5 लाख रुपया के बाद आगे आया है आपका टैक्स स्लैब कि 2.5 लाख से 5 लाख रुपए पर। तो 2.5 से जो 5 लाख रुपए है, 5 लाख पर जो टैक्स है वो कितना है? 10%। किसका 10% सर? तो 2.5 लाख से 5 लाख के ऊपर जो आपका पैसा बनेगा, मतलब कि इस बड़े राशि में से इस छोटे राशि को अगर आप घटा देते हैं तो 5 में से 2.5 गया, 5 में से 2.5 गया, 2.5 लाख रुपए। तो वो जो 2.5 लाख रुपए स्टूडेंट, वो उस पर कितना लगेगा? 10% लगेगा। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि 5 लाख रुपया आपका क्या है? उच्च सीमा है। तो सरकार ने कहा 2.5 लाख रुपए तक कोई नहीं, तो 2.5 लाख को हटा दीजिए उसमें से। तो अगर इस 12.5 लाख रुपए में से हम 2.5 लाख रुपए को अगर हटा देते हैं तो 9,50,000 रुपये अब आपको टैक्स के लिए बचा हुआ है।
तो उस 9,50,000 में भी 9,50,000 में जो आपका फिर से 2.5 लाख से 5 लाख, तो इन दोनों के बीच अर्थात 5 लाख में अगर मैं, बड़े ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 5 लाख में अगर मैं 2.5 लाख को माइनस करता हूं तो जो मेरा 2.5 लाख रुपया आया, ये जो 2.5 लाख रुपया आया, इस पर जो टैक्स मुझे देना होगा वो कितना होगा, वो 10% होगा। किसका? इस 2.5 लाख रुपया का 10% मुझे पे करना है। तो इस 2.5 लाख का 10% चलिए निकाल लेते हैं। अगर आपको परसेंटेज निकालना नहीं आता तो बेसिक वीडियो लेक्चर हमने बना के रखा है, वहाँ पे हमने बात किया है, बिल्कुल आराम से समझाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल आप देख लीजिए स्टूडेंट। तो 2.5 लाख का 10% अर्थात 2,50,000 का अर्थ होता है गुना, और 50%, बिल्कुल यहाँ भी आप समझ जाएंगे, 50% मतलब कि प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100। प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100। इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए, इससे इस जीरो को काट दीजिए, तो 25,000 गुणित 5, 25,000 गुणित 5 कितना आ जाएगा? चलिए 25,000 गुणित 5 आ जाएगा आपका 1,25,000, 1,25,000 आ जाएगा। 5 शून्यम शून्यम, 5 शून्यम शून्यम, 5 शून्यम शून्यम, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10 और 10 और 2 12, बिल्कुल 1,25,000 रुपया आ गया आपका टैक्स। ये जो होगा वो कितना होगा? 1,25,000 पे आपको, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, 50% मैंने लगा दिया है, 50% नहीं 10% देना है, तभी तो, वरना तो आदमी ऐसे ही डूब जाएगा। 12 लाख कमाना, 1,25,000 शुरू में ही देगा, तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ स्टूडेंट, सुधार लीजिएगा कि 2,50,000 का 10%, तो गुणित 10/1/100, इस शून्य से इस शून्य को काटे, इस शून्य से इस शून्य को काटे, अर्थात 25,000 रुपये आपका क्या हो जाएगा? 25,000 रुपये इस टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स बना आपका। चलिए बातें समझ आ गई। अब आपने, मैं पूछता हूं कि आपने टोटल कितने पर अपना टैक्स दे दिया? पहले 2.5 लाख रुपया पर नहीं लगा, मतलब 0% दिया तो सही, 0% दिया, 0 रुपया दिया, खत्म, 9.5 लाख रुपया बचा। 9.5 लाख रुपया में 2.5 लाख पे फिर से आपने दे दिया, अब कुछ बना 10%, तो 25,000 रुपया बना, फिर 2.5 लाख हटा दिया, तो अब जो 7 लाख रुपया बचा है, 7 लाख रुपया, अर्थात दोनों को अगर जोड़ें तो 2.5 लाख में कोई नहीं दिया, मतलब 2.5 फिर से 2.5 में दिए, 5 लाख, 5 लाख पे दे चुके, 5 लाख से ऊपर बढ़ते हैं। अब 5 लाख से 10 लाख के बीच, तो 5 लाख से 10 लाख के बीच कितना आएगा आपका? तो 5 से 10 के बीच आता है स्टूडेंट आपका 5 लाख, बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए तो 5 लाख रुपया, और आपका तो टोटल 7 लाख रुपया है, अभी 7 लाख बचा हुआ है ना, तो 10 से 5 माइनस करने पर 5 लाख आया, तो उस 5 लाख पर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 20%। जो उस 5 लाख पर टैक्स लगेगा वो कितना लगेगा? 20%। अब मुझे लगता है कि इस बात को लिखने की आवश्यक नहीं है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने वाला हूँ। 5 लाख पर कितना? 5 लाख पर जो होगा आपका कितना? 20% लगेगा। तो 5 लाख का अर्थ गुना 20%, परसेंट का अर्थ होता है 1/100। तो 5 लाख का 20% कितना होगा? ये हो जाएगा 10 कैंसल, ये फिर ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, मैंने गलत लगा दिया है, चलिए ये 1 2 3 4 5, चलिए तो 5 दूनी 10, मतलब कि ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका 1 2 3 4 5। तो 5 लाख का जो 20% होगा आपका 1 लाख रुपया होगा, 1 लाख रुपया होगा। शून्य पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आपके समझाने के लिए थोड़ा सा इधर उधर मिस्टेक हो रहा है। चलिए खैर आप लोग कोऑपरेट करेंगे। तो 1 लाख रुपया क्या होगा आपका? टैक्स बनता है। 5 लाख का 20% आपका क्या हो जाएगा? 1 लाख रुपया, इस पर क्या बनेगा आपका? कर देना पड़ेगा। आइए बढ़ते हैं आगे। अब 5 लाख का पहले हिसाब हो चुका है, 5 लाख पर अभी दे दिए, अब बचा कितना? 2 लाख रुपया, अर्थात 5 5 10, 10 और 2 12, तो 10 लाख से ऊपर है टोटल इनकम। तो टोटल इनकम जब 10 लाख से ऊपर है तो वो जो बच गया 2 लाख रुपया, इस 2 लाख पर आपको देना होगा 30%। ऐसा होता है टैक्स का कैलकुलेशन। इस जो 2 लाख है
उस पर आपको देना होगा स्टूडेंट 2 लाख पर, 2 लाख पर आपको देना होगा 30%। तो 2 लाख का 30% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, मतलब कि 60,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। 60,000 रुपये आपको देना पड़ेगा टैक्स के लिए। तो इस तरीके से आपने यहाँ 0 रुपया टैक्स दिया इस स्लैब में, फर्स्ट स्लैब के अनुसार। फिर आपने सेकंड स्लैब में देखा तो 25,000 रुपये बनता है उसमें, फिर 1 लाख रुपया, फिर 60 लाख रुपया। तो टोटल जो आपका देय आयकर है, कुल देय आयकर या देय आयकर अगर हम देखें, देय आयकर पेबल इनकम टैक्स अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका 25,000 धन 1 लाख धन 60,000। तो 1,60,000 और 1,85,000 आपका क्या हो जाएगा, 1,85,000 रुपये आपका टोटल टैक्स बनता है। किस पर? टोटल टैक्स बनता है आपके इस 12 लाख रुपए पर। इस तरीके से ये गणना होता है। लेकिन कुछ बातें और हैं जिनको आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि मैंने लास्ट में लिखा था, क्या, रिबेट्स, छूट, इसमें आपको छूट का भी प्रावधान है। यहाँ मैंने आपको ये सिखाने का प्रयास किया स्टूडेंट कि आखिर टैक्स की गणना कैसे होती है। लेकिन हम देखते हैं कि हम अपना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह खरीदते हैं, एफडी है आपका, ऐसी बहुत सारे ट्यूशन फीस वगैरह है, दान की राशि है, इन सब पे छूट मिलता है। इसीलिए तो बड़े बड़े दानी यहाँ हैं, तो बड़े बड़े दानी हैं तो दान करते हैं, तो इसके पीछे का गणित ये है कि उनको टैक्स में क्या मिलता है, छूट मिलता है। सो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ये जो है मैंने आपको केवल ये सिखाने का प्रयास किया कि टैक्स की गणना कैसे होगा, क्योंकि मैं बीच में अगर इंक्लूड करता तो आप में डाउट रह जाता। तो आपने पहले सीख लिया कि टैक्स की गणना कैसे होगी। अब समझते हैं टैक्स में अगर छूट मिलता है तो ये राशि थोड़ा छोटा हो जाएगा। और साथ ही साथ कई योजनाओं के लिए सरकार जो है आपका एक एक्स्ट्रा टैक्स लेती है, मतलब टैक्स पर टैक्स लेती है, जिसको हम, ये जो टैक्स आया है, पेबल टैक्स आया स्टूडेंट, इस पर और टैक्स लगाती है। तो इसको उसको क्या कहा जाता है, सब टैक्स कहा जाता है, सेस कहा जाता है, शिक्षा उपकर। और इसी के साथ एक और टैक्स होता है जिसके बारे में आपको पढ़ना है, पूरा बुक में आपका लिखा हुआ है। सो अब हम बिल्कुल आराम से नहीं, फिर थोड़ा जल्दी समझेंगे, कुछ बातें बची हुई हैं, फिर ये आपका वीडियो लेक्चर एंड कर देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, 10 लाख से ऊपर है, रामू की जो आय है 10 लाख से ऊपर है। तो ज़रा सोचिए, एक आदमी रामू है, रामू केवल 12 लाख रुपए कमा रहा है और 30% उसने 2 लाख पे दिया, और कोई व्यक्ति और है जो इससे भी ज़्यादा कमा रहा है, करोड़ों में कमा रहा है, तो क्या वो भी 30% ही देगा? तो इसीलिए ये कहा गया, ये प्रावधान लाया गया कि नहीं, इसके अलावा भी उनको क्या देना पड़ेगा, 10 लाख से अगर ऊपर है तो सर चार्ज देना होगा, अधिभार उस पर देना होगा। किस पर? टोटल पेबल जो इनकम टैक्स आएगा, टोटल आयकर जो आएगा आपका, देय आयकर आएगा, उस पर जो है एक्स्ट्रा आपको देना पड़ता है। कितना परसेंट देना पड़ता है सर? तो 10% आपको देना पड़ता है। बुक में आपका लिखा हुआ है, सब कुछ आप देखेंगे, पढ़ेंगे। सो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम कुछ जो बातें छूटी हुई हैं उनको। सो स्टूडेंट आइए अब उन बातों को जान लेते हैं जिनके बिना आपका जो टैक्सेशन होगा, टैक्स की जो कैलकुलेशन होगा वो अधूरा रह जाएगा। क्या है वो बातें कि आपको जो कुछ छूट मिलती हैं वो किसके अंतर्गत मिलती हैं, क्या उसका प्रावधान है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम, जैसे कि आपके बुक नंबर हिंदी मीडियम में अगर देखें तो 197 में आपका दिया गया है फ्रंट पेज पे ही कि वर्तमान में शिक्षा उपकर देय आयकर का 2% एवं माध्यमिक और उच्च शिक्षा देय आयकर का 1% है, अथवा समेकित रूप से कुल शिक्षा उपकर आपका एजुकेशन सेस जो होगा, आपका एजुकेशनल सेस जो लगेगा वो कितना है, 3%। और ये किस पर लगेगा, आयकर जो निकलेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला था 1,85,000, उसका 3% जो आयकर आएगा स्टूडेंट, आयकर उसका आयकर का 3%, इनकम का जो इनकम टैक्स जो आएगा उसका जो होगा क्या होगा, 3% आपको देना होगा। परसेंट कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान है।
फिर आता है कि यदि 10 लाख से ऊपर होता है तो उसको कहा जाता है अधिभार सरचार्ज। सरचार्ज आप पर लगेगा। तो सरचार्ज कितना होता है आपका 10%। किसका लगेगा? देय आयकर का। ये वर्ड बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकता है, देय आयकर का, या हम यहाँ पे भी इसको देय आयकर कहते हैं। तो कुल देय आयकर का, कुल देय आयकर का, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुल देय आयकर। यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे मैंने पेएबल टैक्स लिखा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कुल देय आयकर, टोटल पेएबल इनकम टैक्स। टोटल पेएबल इनकम टैक्स क्या होता है सर इसका? टोटल पेएबल इनकम टैक्स। तो ये जो होगा स्टूडेंट इसमें जुड़ा होगा, ध्यान से समझिए। पहला बात तो ये ऊपर जो टैक्स है वो ऊपर वाला टैक्स जो सबसे पहले निकाले थे वो, और आपका सेस मतलब कि यहाँ से होना चाहिए ये टैक्स जो पहले निकाले थे 1,85,000 वो, और सेस अर्थात शिक्षा उपकर आपने लगा दिया, उसको जो मिलाकर आपके पास राशि आएगी उसका 3%, इसका का 3% बराबर क्या हो जाएगा आपका? सरचार्ज हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। और ये कब होगा? जब 10 लाख से ऊपर आपका इनकम होगा, जब आपका ईयरली इनकम जो होगा, कब? ईयरली का अर्थ है फाइनेंशियल ईयर में, वो क्या होगा? ईयरली इनकम ग्रेटर देन 10 लाख होगा, ग्रेटर देन 10 लाख होगा, तब आपका क्या हो जाएगा? ये सरचार्ज लगेगा। चलिए ये छोटा सा बात हमने जान लिया। इसके बाद आता है छूट की राशि, रिबेट्स हमें जानना है, जिसके बिना हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, जिसके बिना हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। रामू तो बिना छूट के ही 1,85,000 टैक्स में दे दिया, लेकिन अगर टैक्स अगर कुछ कर लेता, वो क्या कहीं पे जमा करता, कहीं पे दान करता, कहीं पे सेविंग अगर बचा के रखता, तो उसको काफ़ी कुछ छूट मिल जाती। तो आइए देखते हैं उसको थर्ड नंबर पे कि आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 80C के अंतर्गत जमा की गई धनराशि पर आयकर की छूट की अधिकतम सीमा 1,50,000 है, जो सकल आय से घटा दी जाती है। क्या है अर्थ, थोड़ा समझते हैं। तो सकल आय हमने देखा 12 लाख रुपए टोटल था, ग्रॉस इनकम से माइनस कर दिया जाएगा कितना? 1,50,000 आपका अधिकतम छूट की राशि है। मैक्सिमम रिबेट जो होगा ये याद रखिएगा आपका, मैक्सिमम रिबेट, मैक्सिमम जो रिबेट मिलने वाला है, मैक्सिमम रिबेट अधिकतम छूट जो है वो 1,50,000 मतलब 1.5 लाख पर मिलेगा। आप कहेंगे कि छूट तो दे रहा है सरकार कि मैं इसमें भी जमा कर लेता हूँ, इसमें भी जमा कर लेता हूँ, फिक्स डिपॉजिट बड़ा बड़ा ले लेता हूँ तो मुझे छूट मिल जाएगी। तो सरकार बड़ा चालाक है, सरकार ने कहा तुम करो जमा, तुम करो दान, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम देंगे आपको केवल 1.5 लाख रुपए पर छूट। तो ये हो गया आपके कुछ लिस्ट दिए गए स्टूडेंट, ये लिस्ट मैं यहाँ पे लगा दूंगा किस पे आपको छूट मिलने वाली है। जैसे कि जीवन बीमा पॉलिसी है आपका, है ना, LIC वगैरह है, यूलिप है, सामान्य भविष्य निधि है ना, जनरल प्रोविडेंट फंड है आपका, लोन वगैरह है, ट्यूशन फीस है, शिक्षण एजुकेशन आपका जो देना पड़ता है वो फिक्स डिपॉजिट पर है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे लिस्ट बने हुए हैं, तो उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया रहता है, उस पर हमें नहीं जाना है। इसके साथ साथ यहाँ 80C का बस मेंशन है, एक महत्वपूर्ण 80G भी आपको यहाँ पढ़ना है जो कि यहाँ पे नहीं बता रहे गए हैं। तो 80G जो होगा स्टूडेंट आपके दान की राशि, याद रखिएगा दान की राशि, दूसरा नंबर दान की राशि, ये सेविंग्स हैं, ये सेविंग्स है, बचत पर है, बचत पर जो छूट है, बचत पर जो छूट है वो, और ये दान की राशि पर, दान की राशि पर ये होगा आपका 80C के तहत, ये होगा 80C सेक्शन 80C। और दान की राशि पर छूट, दान की राशि पर छूट जो होगा 80G के तहत होगा, 80G के तहत होगा। और सरकार ने कहा है कि अगर आपने प्राइवेट जो संस्था है, प्राइवेट संस्था मतलब कि जो गवर्नमेंट से क्या रहेंगे, वो अपना लाइसेंस लिए रहेंगे, लेकिन प्राइवेट तो प्राइवेट है, तो उस पर जो होगा आपको 50% क्या मिलेगा? छूट मिलेगा, 50% छूट।
मैक्सिमम कितना मिल सकता है सर? मैक्सिमम मिल सकता है आपका, अधिकतम छूट है, अधिकतम छूट की राशि, अधिकतम छूट की जो राशि है इसके लिए है 1,00,000 रुपए। आपको ये बुक में क्वेश्चन में ही मिलेगा स्टूडेंट, इसीलिए अलग से नहीं बताया गया है, ऐसा मुझे लगता है। ये बुक में ही आपको क्वेश्चन के दौरान मिल जाएगा, लिखा हुआ मिलता है। जो आपके प्राइवेट ट्रस्ट होंगे वहाँ पे आपको कितना देना पड़ेगा, 50% आपको छूट मिल जाएगा। और अधिकतम कितना है? वैसे ही दान का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने दान करते गए आपको छूट मिलता गया, तो ऐसा नहीं। अगर आप 1,00,000 रुपये तक वहाँ दान करते हैं तो उसको आपको नहीं देना पड़ेगा। 2,00,000 करते हैं तो उस 2,00,000 में से 1,00,000 पे देना पड़ेगा और 1,00,000 को आपको इसके अंतर्गत छूट मिल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे भी हैं, जैसे कि आपके गवर्नमेंट की पॉलिसी ये कहता है कि गवर्नमेंट ट्रस्ट है आपका, जैसे कि कोरोना काल के दौरान कई लोगों ने दान किया है, तो गवर्नमेंट को अगर आप दान देते हैं तो वो लिखा आएगा कि 100% छूट है, उसमें 100% छूट है। उसमें आपका जितना आप दान देंगे उसका 100% आपको छूट प्राप्त होगा। सो इसी के साथ इन सब पहलुओं को हम अच्छे से समझेंगे स्टूडेंट आपके क्वेश्चन के लिए। आखिर क्वेश्चन में हमें कैसे लिखना है, लेखन शैली आपका राइटिंग स्किल वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है इस टैक्स के कैलकुलेशन के दौरान। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप समझेंगे कि हम कैसे क्वेश्चन करने वाले हैं। सो आपने इस वीडियो को अगर पहली से आखिरी तक देखा है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पहलू भी आपको समझ में आया है या नहीं भी आया है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए, या ये भी बताइए कि आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा, क्या रामू की कहानी आपको पसंद आया या टैक्स का कैलकुलेशन या कोई भी पहलू। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ सुधार किया जा सकता है तो वो उसके लिए भी आपको बिल्कुल स्वागत है। और अगर वीडियो लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो तो बिल्कुल आप हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि इतनी रात को इतने गर्मी में हम आपके लिए वीडियो लेक्चर शूट कर रहे हैं स्टूडेंट। सो इतना तो बनता है, क्योंकि फ्री का लाइक बटन, फ्री का आपका सब्सक्राइब है, सो प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में शेयर करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं आप। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन के साथ कि टैक्सेशन कैसे है, क्या है, सब समझने के बाद केवल क्वेश्चन। सो जय हिंद।